जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SBN क्लासेज। और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला, क्योंकि भविष्य में देख रहे हैं कि पुलिस का एग्ज़ाम होगा ही होगा। जब रद्द हुआ है तो पुलिस के जो भी छात्र हैं, बहुत सारे छात्र जो पर्सनली हमसे जुड़े हुए हैं, तो बार बार वो बोल रहे थे कि सर हिंदी पढ़ा दीजिए, हिंदी में दिक्कत हो रही है। तो इस वजह से हम सोचे हैं कि क्यों न हिंदी को स्टार्ट किया जाए। बाकी संविधान और राज्य व्यवस्था की जो क्लासेज हैं वो धीरे धीरे स्टार्ट है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला चैप्टर का नाम है, ठीक है। हिंदी का पहला चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स बोला जाता है। वर्णमाला को इंग्लिश में अल्फाबेट्स बोला जाता है, ठीक है। जैसा कि इसके नाम से क्या है, वर्ण प्लस माला, यानी वर्णमाला जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलके बना है। कौन? वर्ण और माला, ठीक। मतलब क्या है कि वर्णों को लेकर अगर हम एक माला बना रहे हैं, उसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? वर्णमाला नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे हम मोतियों की माला बनाते हैं तो एक धागे में लेके हम क्या करते हैं? मोतियों को पिरोते हैं, एक क्रम में सजाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि मोतियों की माला तैयार होती है, ठीक है। तो उसको हम मोतियों की माला बोलते हैं। अगर यहाँ पे हम वर्णों को किसी सुव्यवस्थित क्रम में सजाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्णमाला बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वर्णमाला। अब बात आती है, जैसे देखिए एक और उदाहरण देके हम आपको क्लियर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी दीवार का आप निर्माण करने जा रहे हैं, तो जब किसी दीवार का निर्माण करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है ईंट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप दीवार का निर्माण करने जा रहे हैं तो एक ईंट को वहां रख रहे हैं, एक ईंट को वहां रख रहे हैं और एक ईंट को वहां रख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक सुव्यवस्थित क्रम में जब ईंटों को हम सजाते हैं या रखते हैं तो दीवार का निर्माण होता है। और जब दीवारों को मिलाते हैं तो एक कमरे का निर्माण होता है। और जब हम कई कमरों को आपस में मिलाते हैं तो एक घर का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ईंटों को एक व्यवस्थित क्रम में जब सजा रहे हैं तो दीवार बन रही है, दीवार को एक व्यवस्थित क्रम में सजा रहे हैं तो कमरा बन रहा है, और कमरे को एक व्यवस्थित क्रम में जब हम जोड़ रहे हैं तो घर का निर्माण हो रहा है, मकान का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार से वर्णमाला है। वर्णमाला में वर्णों को जब हम व्यवस्थित क्रम में रखेंगे तब क्या बनेगा? वर्णमाला बनेगा। तो जब इसके डिफिनीशन की बात आती है तो लिखा जाता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या बोलेंगे? वर्णमाला बोलेंगे। अब वर्णमाला हम जान लिए कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोलते हैं। तो वर्ण क्या होता है ये भी तो जानना जरूरी है हमारे लिए कि वर्ण कहते किसे हैं। तो वर्ण भी जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो वर्ण के बारे में यह कहा जाता है कि मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। इससे चीजें क्लियर हुई? नहीं क्लियर हुई होंगी। मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देना ही वर्ण कहलाता है। इससे चीजें आपको, डिफिनीशन तो यही है, हमने डिफिनीशन बता दिया। अब आपको समझ में आया चाहे ना आया, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे जा रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने कि आखिर हमने जो बताया है उसका मतलब क्या है। तो उस चीज को यहाँ पे देखिए, जैसे हम राम लिख रहे हैं, ठीक। तो राम लिख रहे हैं तो इसमें क्या है? र है प्लस आ है प्लस म है प्लस अ है, ठीक। यह लंत यहां पे रहेगा, ठीक है। यहां पे हम देख रहे हैं कि अक्षर कितने? र है और म है। लेकिन यहां पे जब वर्णों की बात आ रही है तो इसमें क्या देख रहे हैं? र है प्लस आ की मात्रा है प्लस म है। और इसको जैसे हम कोई भी बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हम म बोलेंगे, म, तो इसमें ऑलरेडी अ साइलेंट रहता है,
क्या है, स्वर है, ऑलरेडी साइलेंट रहता है। अर्थात म को हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, म प्लस अ, नीचे हलंत रहेगा। ये म है, इस म को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम हलंत लगाए हैं तो इस चीज को मेंशन कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है, म से भावेल यानी स्वर को क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे म कहीं लिखा गया है तो उसका मतलब यह है कि ऑलरेडी अ उसमें क्या है, जुड़ा हुआ है, बट साइलेंट है, ठीक है। तो म अ, तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, बोलने को हम क्या बोल रहे हैं, मुख से हम क्या बोल रहे हैं, राम। लिख क्या रहे हैं, र आ म अ। कितने वर्णों का प्रयोग हुआ, 4, ठीक है। इसका मतलब यह है, हमने यही तो बताया है मेरे भाई कि मुख से निकली ध्वनियों को लिखित रूप देना ही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। वही यहाँ पे तो हम लिखे हैं, बोलने को मुख से, मौखिक मतलब क्या होता है, मुख के द्वारा बोलना, लिखित मतलब क्या होता है, लिखना, ठीक है। तो राम बोलने को तो हम राम बोल रहे हैं, लेकिन लिख रहे हैं तो इसमें ऐसे लिख रहे हैं, शुद्ध यही लिखना होता है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, मुख से निकली ध्वनियों को लिखित रूप देना ही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है, ठीक है। अब वर्ण हो गया, तो अब हम जानेंगे हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की जो संख्या होती है वो 52 बताई गई है। हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वो 52 बताई गई है। अब वो 52 वर्ण कौन कौन से हैं वो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये छोटा सा टॉपिक है अक्षर का, इसको हम देख लेते हैं कि अक्षर किसे कहते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे, राम, बोल क्या रहे हैं, राम। एटमॉस्फेयर में ध्वनि क्या जा रही है, राम। ये तो नहीं ना जा रही है, र आ म अ, ये नहीं जा रही है, क्योंकि हम राम बोल रहे हैं। इसमें अक्षर कौन कौन से, र अक्षर है और म अक्षर है, ठीक है। इसमें अक्षर की बात की जाए तो 2 ही अक्षर है ना। अगर कमल लिख रहे हैं हम, कमल, तो इसमें 3 अक्षर है, क है, म है, ल है। अगर इसको ओवरऑल लिखा जाएगा तो इसमें वर्णों की संख्या 6 हो जाएगी, क प्लस अ, म प्लस अ, ल प्लस अ, वर्णों की संख्या 2 2 4 2 6 हो जाएगी। लेकिन अक्षरों की संख्या कितनी है, 3 है। इसमें अक्षर की संख्या कितनी है, 2 है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि वे मुख से निकली वे ध्वनियां जो आकाश में व्याप्त हो जाती हैं। जैसे हम राम बोल रहे हैं, कहां चली गई ध्वनि, एटमॉस्फेयर में चली गई, एटमॉस्फेयर में वो ध्वनि चली गई। अब ध्वनि का मतलब क्या होता है, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है और ये कभी नष्ट नहीं होती। अब एटमॉस्फेयर में ये गूंजती रहेगी वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे अक्षर मतलब क्या है, अक्षर का डिफिनेशन हमने क्या लिखा है कि मुख से निकली ध्वनियां जो आकाश में व्याप्त हो जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। अब ये चीजें देखिए, अगर हम राम बोल रहे हैं तो र और म का मिला हुआ रूप ही तो जा रहा है ना। तो अगर देखिए, अगर सबसे छोटा से छोटा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, र, क्या बोलेंगे, म, ठीक, यही ना बोलेंगे, र म क म ल, ऐसे ही बोलेंगे ना अगर अलग अलग बोलेंगे। तो देखिए जब वर्ण की बात आती है तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की अगर बात की जाएगी तो मेरे भाई वो क्या है, वर्ण है। क्योंकि लिखित में हम क्या देख रहे हैं कि अक्षर तो 2 ही है, बोल भी रहे हैं तो राम 2 ही अक्षर आ रहा है इसमें, लेकिन वर्ण कितने हैं, 1 2 3 4 वर्ण है इसमें। जब 4 वर्ण हैं तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये सारे लिखित रूप में आ रहे हैं। अगर बोलेंगे तो ये चीजें नहीं समझ में आएंगी कि हाँ हम ये ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि राम बोल रहे हैं, राम में ये चीजें ये कहां आएंगे, सीधा राम राम बोल दे रहे हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या बोलते हैं, हम वर्ण बोलते हैं। अगर वहीं पे बात की जाएगी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की तो अक्षर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोल रहे हैं र म क म ल ग प फ ब भ, क्या बोल रहे हैं, एक एक चीजों को बोल रहे हैं, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई
अक्षर, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण। ये दोनों क्वेश्चन बार बार घुमा के एग्जाम में पूछता है। यहाँ पे हम जो भी चीज बताएंगे कोई ऐसी चीज अनावश्यक चीज नहीं होगी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ना हो। तो हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस क्लास का निर्माण कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 52 वर्ण कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए वर्ण टोटल संख्या कितनी होती है इनकी 52। अब देखिए पहला इसमें आएगा स्वर। ठीक, स्वर में कितने आएंगे 11। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की जो संख्या बताई गई हो कितनी बताई गई है 11। कौन कौन से? अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो वर्ण में एक प्रकार क्या हो गया? स्वर हो गया। अ, आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, उ, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये कितने हो गई संख्या 11। उसके बाद दूसरा इसमें कौन है? मूल व्यंजन। मूल व्यंजन, मूल व्यंजन की संख्या कौन कितनी है 33। अब मूल व्यंजन में कौन कौन से आएंगे? तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य, र, ल, व, बड़ा स, मुर्दा स, छोटा स और ह। ये अब देखिए 33 कैसे हुए? क वर्ग में 5 वर्ण आएंगे। क, ख, ग, घ, अंग 5 हो गए। च वर्ग में 5 आएंगे। च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ 5 आएंगे। त वर्ग में त, थ, द, ध, न 5 आएंगे। तो इन पांचों वर्गों को मिला के, इन पांचों वर्गों को मिला के कितने हो गए? 25 हो गए। और 4 ये हो गए 29 हो गए, और 4 ये हो गए 33 हो गए। ठीक है, तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33 हो गई। अब तीसरा आता है यहां पे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इसमें 4 आते हैं। 4 कौन कौन से? छ, त्र, ज, स्र। ये 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। तो कितना हो गया? 33, 11, 44 और 4 48। अब 4 को और बताना, इनको संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। क्यों संयुक्त व्यंजन बोला जाता है? जब व्यंजन हम पढ़ेंगे वहां पे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। वैसे देखा जाए तो कुल व्यंजनों की अगर संख्या जब बात आती है तो 41 होते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या की जब बात आएगी तो 41 होते हैं, 41 होते हैं। लेकिन अगर मूल व्यंजनों की संख्या की बात आएगी तो 33 होते हैं, 33 होते हैं। ये चीजें हो गई। उसके बाद चौथा आता है आपका उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन। इसमें 2 आते हैं। ड के नीचे एक बिंदी रहती है और ढ के नीचे एक बिंदी रहती है। तो 2 हो गए 50। और 5वां होता है अयोगवाह। अयोगवाह, इसमें कौन कौन आता है? अंग और अ। ठीक है, इनको अयोगवाह में रखा गया है, अंग और अ को। तो 2, 2, 4 और 4 8, 8 और 33, ये 33, 8
41 और 41 से 11 कितने हो गए? 52 हो गए। तो टोटल 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। अब इनको उत्क्षिप्त क्यों बोला जाता है, इनको अयोगवाह क्यों बोला जाता है, ये सारी चीजें जब हम वहां पे पढ़ेंगे तो एकदम डिटेल में बताया जाएगा। अब हम ये पढ़ चुके वर्णमाला, वर्ण, अक्षर। अब आएंगे स्वर और स्वरों के वर्गीकरण की बात करेंगे, ठीक है। स्वर, ठीक है। एक चीज और यहां पे मेंशन कर देते हैं कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने, केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो हिंदी से संबंधित संस्था है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय जो हिंदी भाषा का विकास कैसे होगा, मतलब हिंदी भाषा पे ही कार्य करती है। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1983 में देवनागरी लिपि और हिंदी का मानकीकरण कराया। हिंदी वर्ण का क्या किया? मानकीकरण कराया। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कोई चीज हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए अक्षर और अक्षर, दोनों अक्षर ही लिखा गया है, लेकिन सही कौन है? ये सही है, गलत कौन है? ये। तो ये कैसे पता चला कि ये गलत है, ये सही है? क्योंकि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1983 में एक मानक स्थापित किया कि ये अक्षर, ये शब्द ऐसे लिखे जाएंगे। तो उस हिसाब पे हम, उस बेस पे हम देख पाते हैं कि ये सही है कि ये गलत है। तो 1983 में, चूंकि हमारी भाषा क्या है? हिंदी है। और लिपि क्या है? लिपि मतलब किसी चीज को लिखना क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। लिपि हमारी देवनागरी लिपि है, ठीक है। देवनागरी लिपि में हम ये जो लिखते हैं, ये देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, बाएं से दाएं जो लिखते हैं। तो ये, अब स्वर की बात करेंगे यहाँ पे। तो स्वर के लिए बोला जाता है, इसकी डिफिनीशन ये है कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। अब इससे क्या आपको समझ में आया? स्वतंत्र, अस्वतंत्र, क्या समझ में आया? कुछ क्लियर हुआ? नहीं हुआ होगा? हुआ, हो गया होगा तो अच्छी बात है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम अ लिख रहे हैं, आ लिख रहे हैं, तो इसमें क्या कहीं व्यंजन का रोल है? कहीं व्यंजन दिख रहा है? नहीं है व्यंजन। लेकिन यही अगर हम र लिख रहे हैं तो र प्लस अ, र प्लस अ, ठीक है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि र प्लस अ हो गया। यानी कि जब व्यंजन लिख रहे हैं तो स्वर उसमें ऑलरेडी क्या है? जुड़ा हुआ है। भले साइलेंट है, पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब स्वर लिख रहे हैं तो केवल और केवल स्वर है, उसमें कोई व्यंजन का योगदान नहीं है इसको बोलने में। अ, आ, ई, उ, री जो भी हम बोल रहे हैं तो केवल और केवल स्वर बोल रहे हैं, उसमें कोई व्यंजन नहीं है। तो वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? स्वर बोला जाता है। वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं उन्हें हम स्वर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्वर। अब हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो बताई गई है वो टोटल कितनी बताई गई है? 11 बताई गई है, जो कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। देखिए, जब स्वरों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे यहाँ पे तो हम क्या देख रहे हैं कि स्वरों के वर्गीकरण में हमने 5 वर्गीकरण शामिल किया है। मात्रा के आधार पे, जिह्वा के आधार पे, मुख खुलने के आधार पे, जाति के आधार पे और रोष्ट के आधार पे। तो ये 5 प्रकार पे हम देखेंगे कि स्वर कितने कितने प्रकार के होते हैं। 11 स्वरों को, इसी 11 स्वरों को
हम इन सब के आधार पे बांटेंगे कि कौन किसके आधार पे फिट बैठ रहा है। तो पहला हम देखेंगे मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। तो जब बात आती है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें आता है 3, ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ठीक है, ये 3 प्रकारों को शामिल किया गया। अब ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया गया है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर के अंतर्गत किसको शामिल किया गया। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, प्लुत स्वर में किसको शामिल किया जाता है। तो इन अब पढ़ेंगे हम, पहला क्या है, ह्रस्व स्वर। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर की यहां पे हम बात करेंगे। तो ह्रस्व स्वर ह्रस्व स्वर को देखिए, इसको एक मात्रिक स्वर भी बोला जाता है, लघु स्वर भी बोला जाता है और मूल स्वर भी बोला जाता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर और मूल स्वर, ये सारे नाम किसके हैं, ह्रस्व स्वर के। ह्रस्व मतलब क्या होता है, जल्दी। ह्रस्व मतलब क्या होता है, जल्दी। जल्दी मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उनको हम क्या बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर या मूल स्वर, जिनके मात्रा में एक उच्चारण का अर्थात सबसे कम समय जिसके उच्चारण में लगता है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ह्रस्व स्वर बोल रहे हैं। इसके अंतर्गत किसको रखा जाएगा, अ, ई, उ, री। ठीक है, ये हो गया अ, ई, उ, री। इतने प्रकार, ये जो 4 हैं इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। जैसे आप बोल के देखिए, अ, ई, उ, री, क्या हुआ, कितना कम समय लग रहा है बोलने में, कम समय लग रहा है। तो इस वजह से इसको ह्रस्व स्वर में हम रखते हैं। ह्रस्व स्वर के और हमने क्या नाम बताया है, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर और मूल स्वर और मूल स्वर। ठीक है, अब दूसरा हम देख रहे हैं कौन सा, यहां पे दूसरा देखेंगे हम दीर्घ स्वर। देखिए दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी बोला जाता है। द्विमात्रिक स्वर क्यों द्विमात्रिक बोला जाता है, क्योंकि इसके जो उच्चारण में समय लगता है वो ह्रस्व स्वर के तुलना में 2 गुना समय लगता है। इस वजह से ह्रस्व स्वर को क्या बोला जा रहे हैं, दीर्घ स्वर को क्या बोला जाता है, द्विमात्रिक स्वर बोला जाता है। अगर इसके मात्रा में अगर इसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लग रहा है तो इसके उच्चारण में उससे 2 गुना समय लगता है, यानी 2 मात्रा का समय लगता है। इस वजह से दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी बोला जाता है। इसके अंतर्गत कौन आएगा, आ आएगा, बड़ी ई आएगी, बड़ा ऊ आएगा, इसके बाद ए आएगा, आए आएगा, फिर ओ आएगा और औ आएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 4 इसमें हो गए और 7 इसमें हो गए। ठीक है, तो 4 इसमें और 7 इसमें। अब देखिए ये हो गया। अब बात करेंगे हम यहां पे प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर, तो ऐसे स्वर,
वर्ण नहीं, वर्ण के अंतर्गत हम स्वर पढ़ रहे हैं। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उनको हम प्लुत स्वर बोलते हैं। वर्तमान में हिंदी में इसका उपयोग नहीं होता है या प्रयोग नहीं होता है, या 9 के बराबर समझ लीजिए। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं। जैसे क्या हो गया, ओम लिखते हैं हम ना, ओम, ओम ऐसे ही लिखते हैं ना, ओम, ओम बोलते हैं। ओम को ऐसे भी हम लिखते हैं। तो ओम बोलने में हम कैसे बोलते हैं? ओम बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं ना, ओम ऐसे खींच के बोलते हैं ना। तो ज्यादा समय लग रहा है इसके उच्चारण में। जब ज्यादा समय लग रहा है, और कितने का, इसके तुलना में 3 गुना समय लग रहा है, इससे भी ज्यादा समय लग रहा है, इस वजह से ओम क्या हुआ? प्लुत स्वर हुआ। चूंकि प्लुत स्वर का वर्तमान में हिंदी में प्रयोग नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि सिलेबस में है तो पढ़ना है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हम पढ़ लिए मात्रा के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। अब आज के क्लास में इतना ही। बाकी आने वाली वीडियो, जो अगली वीडियो आएगी, जो अगला क्लास होगा, उसमें इन चारों प्रकारों को हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा समय का अभाव है, इस वजह से हम इन सब चीजों को यहीं पे रोक रहे हैं। लेकिन तब तक आप लोग यहां से यहां तक मात्रा के आधार तक आप लोग कवर करिए और बताइए, फीडबैक दीजिए कि हाँ कैसा रहा वीडियो। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय हिंद, सबको नमस्कार।